सिविल लाइंस में एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोज लान, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उग आई थी और फाटक पर, जिसके एक खंबे की कॉर्निस टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के दो आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक ओर एक छोटा सा लकड़ी का नामपटल लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखते हुए अधमिटे सफ़ेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था AF डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिस P डिक्रूज। यही बंगला है। उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो अहाते में कुड़कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह और त्रास से चंदर की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है। यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने ऊबकर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीवी से क्या कह देंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फांदकर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी न आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाला बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फरलांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा, बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोंपड़ियां हों। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है, यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी खुशबू। कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रविशें और बड़े बड़े गुलाब हर रंग के। वह सचमुच रोजलान था। वह बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे।
और कहीं कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे। बेगम बेलिया भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छाह थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी, पेड़ों पे हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी। लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी थी। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीनी भूल चुका हो, क्योंकि नेस्टेशियम या स्वीट पी या फ्लाक्स कोई भी मौसमी फूल न था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगम बेलिया थी जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं की काट छाट थी। बेगम बेलिया भी जो सालों पहले बोए गए थे, उसके बाद उन्हीं की काट छाट पर बाग चल रहा था। बागवानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास न था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए फूलों को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का न जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेजे कर रखे हुए है कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए यह गुलाब, जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, यह अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी का आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियाँ और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी, यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम ज्ञात यौवन की तरह लाज में जो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसकी यौवन की गुलाबी लपटें सात हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती हैं और फारस के शहजादे जैसे शान से खिला हुआ पीला गुलाब, उस पीले गुलाब के पास आकर चंदर रुक गया और झुककर देखने लगा। कार्तिक पूर्णिमा के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया के
कुंज से छनकर आने वाली तोता पंखी धूप ने उसे जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदर ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरजकर कहा, "Here you are. I have caught red-handed today." यह तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यस्त भय और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमज़ोर, बीमार सा, पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदर के दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हांफता हुआ बोला, "रोज रोज यहाँ से फूल गायब होते थे। मैं कहता था, कौन ले जाता है?" हो वह हाँफता जा रहा था। "आज मैंने पकड़ा तुम्हें।" रोज चुपके से चले जाते थे। वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटी जा रही थी। चंदर ने उसे झटका देकर धकेल दिया और डांटकर बोला, "क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया, अभी ढेर कर दूंगा।" गोरा सुअर। और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था। धूल झड़ाते उठ बैठा और बड़ी ही रोनी सी आवाज़ में बोला, "कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि मैं तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय रे मैं।" और सचमुच वह जैसे रोने लगा हो। चंदर ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोककर बोला, "गलतफहमी है जनाब। मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया था।" उसका रोना नहीं रुका। "तुम बहाने बनाते हो, बहाने बनाते हो। और अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मुझे मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमज़ोर न होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता। तुमने मेरे फूल फेंके होंगे, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी। मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डाला। पापी टामी, अरे दोनों कुत्ते मर गए।" उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। "क्या है वर्टी, क्यों चिल्ला रहे हो?" बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा। "अरे मार डाला इसने, दौड़ो दौड़ो।" झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खुला। बेदड़ गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। "क्या है?" उसने डांटकर पूछा। "कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है।"
जवान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओ, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा। इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीसकर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं के। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बर्टी से। मैं फ़ोन करती हूँ, लड़की ने डांटते हुए कहा। अरे भाई, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मैं मिस डिक्रूज हूँ। देखिए तो यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा, और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी छी बर्टी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है, तो तुम मुझे बदनाम करा डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई। मैं नहीं जानता था, और भी घबराकर कहा। माफ़ कीजिएगा, लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा। मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं रहता। जब से इनकी पत्नी की मौत हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भले आदमी की इज्जत उतार लें, चंदर ने बिगड़कर कहा। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहाकर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा और उसने हाथ झटककर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह शग्नस्नाता सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए बर्टी। तुम्हारे पीछे मैं बेदड़ गाउन में भागी आई, और बेदड़ गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंदर ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 23 बरस की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की, पतली, भूरी और तुर्श थी। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे झलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ़ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार हैं। जब इनका पहले पेड़ आया था, तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? यह मेरी बहन प्रमिला डिक्रूज। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ़ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है। देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ाकर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद
5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे मैं, जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाज़ा खुल गया और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए सोफा पर बैठ गया। पम्मी ट्यूबवेल कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फ्लैनेल का फुल पेंट जिसके 2 गैलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नज़दीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पेंट। वह आई निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज़ में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफ़ी मांगे तो उसके सामने कौन सा पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी तब जबकि उसके होठों पर न केवल बोली अच्छी लगती हो वरन लिपस्टिक भी इतनी ही प्यारी। लेकिन चंदर की एक आदत थी, वह चाहे कुछ न हो कम से कम वह यह अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उसे झुकाया जा सकता है, कब अकड़कर। इस वक्त जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हर जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज़ आपके भाई बीमार होने के बावजूद मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखूं? और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दीं। लाइए लोशन मल दूं मैं। धन्यवाद, इतना कष्ट न कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएंगी। कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आँखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वर में कि पम्मी कुछ प्रतिवादित भी न कर सकी। और फिर 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की कौन सी ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है, उसने विषय बदलते हुए कहा।